इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें आएंगी। एक तस्वीर जोधपुर की होगी जिसमें बवाल हुआ था इस्लामिक झंडे और भगवा झंडे को लगाने को लेकर, जहां पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और उसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। माहौल अब तक वहां पर तनावपूर्ण है। राजस्थान का जोधपुर करौली के बाद दूसरा शहर है जो इस तरह की हिंसक झड़प और तनाव का शिकार है। अभी करौली की जांच जारी ही है कि जोधपुर में जांच की जरूरत आन पड़ी। उधर महाराष्ट्र है और आज 4 मई है, यानी कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे का यह ऐलान कि अगर मस्जिदों से हुआ अजान तो हनुमान चालीसा का होगा पाठ। और इस के लोगों ने कई शहरों में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब स्थिति सामान्य नहीं है। राज ठाकरे के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लेकिन आज से महाराष्ट्र में जिन हालातों की आशंका है उससे स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए हमारी बहस आज बहुत बड़ी है और बुनियादी सवाल यह है कि देश में जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है, इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड है कौन और इन सबका असली गुनहगार कौन है। बहस में जाने के बाद हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा दें। तो 6 खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुदित अग्रवाल जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौलाना नदीमुद्दीन जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV के। इससे पहले की चर्चा की हम शुरुआत करें, बता देते हैं दर्शकों को कि हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी रचना बंसल भी जुड़ गई हैं। वो पल पल की अपडेट पहुंचाएंगी, तमाम ब्रेकिंग न्यूज बताएंगी। रचना, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या है इस वक्त की बड़ी खबर? कल से ही हम देख रहे थे कि जोधपुर को लेकर खबरें तो मिल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र पर भी नजर थी क्योंकि राज ठाकरे अल्टीमेटम दे चुके थे और जैसा अल्टीमेटम दिया उसका असर भी दिखाई दिया है। अब महाराष्ट्र सरकार सक्रिय हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। लाउड स्पीकर वर्सेस अजान का यह मसला, जिसमें आज सुबह 5 बजे की तस्वीरें सामने आई और लेटर बाकायदा राज ठाकरे ने जारी करके कह दिया कि लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है उसे हम हल करके ही रहेंगे। 4 मई तक का टाइम था और अब इस मुद्दे का हल इस अंदाज में निकाला गया है कि जिस वक्त अजान चल रही थी ना मस्जिद में, उसके ठीक सामने लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ऐसे में अब पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें पुरुष भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाएं जो कि तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चला रही थी। अब मुंबई पुलिस के लिए चैलेंजिंग ये बना हुआ है कि आज ही नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत को लेकर फैसला सुनाया जाना है। और नवनीत राणा, रवि राणा सिर्फ 2 शख्स थे जो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर जिद पर थे, लेकिन पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला। शिवसेना कार्यकर्ता कितनी ज्यादा तादाद में सड़कों पर आ गए थे। ऐसे में अब राज ठाकरे MNS कार्यकर्ताओं की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसका असर अब दिखेगा, तो फिर उद्धव सरकार को और ज्यादा एक्टिव होना होगा और मुंबई पुलिस को और ज्यादा सक्रिय। ठीक, रचना आप रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस बीच दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। आज हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर रहने वाला है। आशीष, ऐसे में ये तस्वीरें बहुत अहम, बिल्कुल अहम है। शुभराज, सबसे पहली तस्वीर है मस्जिद के सामने अजान। आज सुबह 5 बजे की तस्वीर है मुंबई की। ठीक सामने आप इस तस्वीर में देखेंगे, सामने मस्जिद है, वहां से अजान की आवाज आ रही है और उसी समय जो MNS के कार्यकर्ता हैं उन्होंने MNS का झंडा फहराया है और वहां पर लाउड स्पीकर पर वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुंबई के लोकल ट्रेन की है जो लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की। उस लोकल ट्रेन में लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही मस्जिदों की सुरक्षा सख्त कर दी गई है क्योंकि सीधे सीधे ये कह दिया राज ठाकरे ने, MNS ने, कि मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर से होगा। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर खास नजर है महाराष्ट्र पुलिस की। कई महिला कार्यकर्ताओं को, MNS की कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। तो आज हाई वोल्टेज ड्रामा चलने वाला है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि महाराष्ट्र में क्या हालात बने हुए हैं। सियासी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, सियासी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, या फिर हर कोई अपनी अपनी सियासत साधने की कोशिश इस पूरे प्रकरण से कर रहा है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय क्या चल रहा है। पहली तस्वीर ये साफ कहती है कि जो MNS ने कहा था कि हम
लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने वो किया। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। जो लाउड स्पीकर था उसको जब्त भी किया। लेकिन मुंबई के लोकल ट्रेन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाता है। कई एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मस्जिदों के बाहर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा ली गई है। इसके अलावा दो और तस्वीरें जो आखिरी में आप देख रहे हैं, इसमें महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि आशीष बता रहे थे, मुदित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर। दानिश कुरैशी, राजनीतिक विश्लेषक, एआईएमआईएम के समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मित्रेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता जी रहेंगे हमारे साथ, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि आशीष चर्चा की शुरुआत करें, मुझे लगता है एक बार मुंबई चलना चाहिए। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुश जायसवाल हमारे संवाददाता। अंकुश, अभी वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि हमने दर्शकों को बताया मस्जिदों के सामने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन आखिर एमएनएस कार्यकर्ताओं का, खुद राज ठाकरे का एक्शन प्लान क्या है और क्या आज हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है महाराष्ट्र पुलिस को? जी बिल्कुल सही कहा। हालात को संभालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है महाराष्ट्र पुलिस को, और इसकी शुरुआत कल से हो गई थी। जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस की, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया था। तो सुबह से ही जो पुलिस है वो सड़कों पर तैनात है। खुद मुंबई पुलिस जो है, संजय पांडे, वो मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं, सेंसिटिव पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जायजा ले रहे हैं, सीनियर ऑफिसर से मिल रहे हैं। हम इस वक्त राज ठाकरे के घर के बाहर है और यहाँ पे भी अमूमन हमेशा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहती है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहला दिन है ये राज ठाकरे के अल्टीमेटम का। इसलिए यहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। खुद डीसीपी लेवल के जो अधिकारी है वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है क्योंकि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर मुंबई पुलिस चाहेगी नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब हो, क्योंकि एमएनएस के जो मुखिया है उनका यहाँ पर घर है। और सुबह से हमें मिली जुली तस्वीरें हमें को देखने को मिल रही हैं। कहीं पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा पढ़ने में सफल रहे थे। तो कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर पुलिस ने पहले ही से ही हिरासत में ले लिया उन्हें, चाहे वो पुलिस हो या फिर महिला कार्यकर्ता हो। दो सवालों का जवाब दीजिएगा, अभी तक कितने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है? और दूसरा, खबर ये भी आ रही है कि क्या राज ठाकरे तक भी मुंबई पुलिस पहुंचेगी आज? देखिए, दो चीज़। पहली बात तो कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, इसको लेकर आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल जरूर सामने आई है। ना सिर्फ मुंबई की बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। ना सिर्फ पुरुष कार्यकर्ता को बल्कि महिला कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने हिरासत में लिया है। नासिक की हमने तस्वीर देखी थी, पुणे में भी देखी थी। और पुणे में 11 बजे वहाँ पर महाआरती का एमएनएस द्वारा आयोजन भी किया गया है हनुमान मंदिर में, जिस मंदिर में पहले ही राज ठाकरे ने आरती की थी। दूसरी बात, मुंबई पुलिस पहले से ही राज ठाकरे तक पहुंची हुई है। 149 का उनको नोटिस सर्व किया गया है। कुल ऐसे 15,000 एमएनएस के कार्यकर्ता है जिनको ये नोटिस सर्व किया गया था। उनमें से एमएनएस के जो प्रमुख मुखिया है वो राज ठाकरे, उनको भी यहाँ पे नोटिस सर्व किया गया है। तो अभी फिलहाल नोटिस सर्व किया गया है। आगे का एक्शन प्लान क्या होगा मुंबई पुलिस का, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से सिचुएशन महाराष्ट्र में बनती है। सुबह का वक्त आजान का वो अभी हो चुका है 12 बजे। अभी 12 बजे के आसपास दूसरी बार आजान होती है। देखना होगा कि उस वक्त एमएनएस के कार्यकर्ता। अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रचना के पास चलते हैं न्यूज रूम से। रचना, बड़ी खबर क्या है? अब लगातार राज ठाकरे की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है आशीष, उसमें ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई हमने देखी थी, जहां पर शिवसेना को हिंदुत्व भूल जाने की बात राज ठाकरे ने कही थी। कहा था हिंदुत्व का पाठ जरा याद करें। ऐसे में राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का पुराना भाषण ट्वीट करते हुए एक तरीके से जवाब उद्धव ठाकरे को दिया है। बाल ठाकरे के बयान के सहारे शिवसेना पर हमला किया है राज ठाकरे ने, जिसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में सरकार आई तो लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। देश की तरक्की में, देश के विकास अगर कोई भी बाधा बनता है तो फिर उसे दूर किया जाएगा। और ऐसा बाला साहब ठाकरे का मानना था। ये राज ठाकरे ने अपने ट्वीट के जरिए, इस भाषण के जरिए साफ कर दिया है और उद्धव ठाकरे को भी अपने अंदाज में जवाब दे दिया है। ठीक है, और जल्दी से हम पैनल का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आलोक मेहता जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। आलोक मेहता जी, राज ठाकरे की एमएनएस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों ही पार्टियों की आक्रामकता, कार्यकर्ताओं का जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सब के बीच राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम खत्म हो गया। अब सड़कों पर स्थिति ये आ गई है हनुमान चालीसा वर्सेस अजान की। लेकिन इन सब के बीच अगर राज ठाकरे बाला साहेब का जिक्र बार बार कर रहे हैं, एक ट्वीट भी किया और ये कहा कि बाला साहेब खुद ही कहा करते थे कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए, अजान लाउड स्पीकर के जरिए नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी चुनौती अगर उद्धव ठाकरे को दी जा रही है, उनकी सियासत को दी जा रही है, तो क्या
आप देखते हैं इस पूरी सियासत में आगे बढ़कर के, और महाराष्ट्र के लिए क्या रहने वाला है? शुभकामनाएं, क्योंकि आज कार्यक्रम में ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रम्प कार्ड ही पहले खोल दिया गया। राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो न हो इसके पहले शिवसेना मूलतः तो बाला साहब ठाकरे के लिए ही पार्टी मानी जाती है, और बाला साहब ठाकरे का एक बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी शुरू में उसका लाभ मिला। अब शिवसेना, इसलिए इसका राजनीतिक प्रभाव होगा। मैं कहता हूँ आज की घटना 2 दिन की घटना की बात नहीं है। ये जो आया है संदेश, इससे ये है कि प्रदेश में एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि हर घर पे आप पकड़ने नहीं जाएंगे, घर के बाहर कहीं भी कोई अपने घर से, आज भी आप देखिए दृश्य, बिल्डिंग के अंदर से लोग अपना लाउड स्पीकर चलाना शुरू कर दिया। इसको कैसे रोका जाएगा? इसलिए, और उत्तर प्रदेश में जो करके दिखाया गया, क्या ये शिवसेना के लिए अब तय करना होगा कि वो शरद पवार की कठपुतली बन करके राज करे, या फिर से वापस आए, या भाई के साथ समझौता करें। राज ठाकरे तो कहते थे टेलीफोन मिलाइए और साथ हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आलोक सर, महाराष्ट्र में एक नई राजनीति की इसी के साथ शुरुआत हो गई। तेरा हिंदुत्व वर्सेस मेरा हिंदुत्व, तेरा हिंदुत्व फर्जी, मेरा हिंदुत्व असली। लेकिन अगर बात यहाँ लाउड स्पीकर की है तो शोर को शोर से क्यों दबाया जा रहा है? बात अगर शांति की है तो फिर शोर का सहारा क्यों लिया जा रहा है? ये जो है, यहाँ कोई राजनीति जिस तरह से नियम कानून की तो है नहीं शिवसेना की, आप ठीक जानते हैं। ये तो आप मानेंगे ना जी सर, कि लाउड स्पीकर को तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि सबके लिए है। देखिए, मस्जिद की बात नहीं है ना, और राज ठाकरे ने भी साफ साफ कहा है कि आप सारे धार्मिक केंद्रों से लाउड स्पीकर हटवाने की बात करिए। यही खाली यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की बात नहीं है। हम लोग मीडिया में भी इस बात को हिंदुत्व कह करके गड़बड़ाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए, ये हमारा मानना है, राज ठाकरे का मानना है। और बाला साहब ने लाउड स्पीकर की चर्चा की जब केवल मस्जिदों में होता हो, और उस समय तो शायद इतना मालूम नहीं था, मैं भी जानता हूँ। लेकिन पिछले वर्षों के दौरान अचानक ऐसा तूफान आया है, इसको भड़काने के लिए बाहरी तत्व भी है। कांग्रेस इसमें कूद गई कि कांग्रेस के लिए ये प्रश्न होगा, शिवसेना के लिए होगा, वो मुस्लिम वोट। ठीक है आलोक जी, हम आपके पास वापस आएंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बार जल्दी से फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, राज ठाकरे का अल्टीमेटम, उधर संजय राउत कह रहे हैं कि किसी के अल्टीमेटम से महाराष्ट्र सरकार नहीं चलेगी, महाराष्ट्र का प्रशासन नहीं चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा। ये जो आमने सामने की स्थिति होती हुई दिख रही है एमएनएस और शिवसेना के बीच में, उसके कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में, क्या रहेगी आगे की स्थिति? अभी क्या हालात? और देखिए, इसमें 2 चीजें बड़ी समझनी होगी। देखिए, समझनी ये होगी कि अब देखिए, अब तक लड़ाई लग रही थी कि शायद अब शरद पवार, यानी शरद पवार वर्सेज राज ठाकरे दिखाई पड़ती, लेकिन लड़ाई ये 2 भाइयों के बीच होती जा रही है, यानी उद्धव ठाकरे वर्सेज राज ठाकरे। क्योंकि राज ठाकरे ने साफ साफ उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे का जो बयान था वह ट्वीट कर दिया है, और उसके जरिए जब कल उन्होंने का लेटर लिखा था, उसमें साफ साफ कहा था कि बाला साहब ठाकरे जब थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि यहाँ के लाउड स्पीकर को किसी भी सूरत में बंद करना चाहिए, और उन्होंने वह बयान बाला साहब ठाकरे का जगजाहिर किया है ट्वीट के जरिए। इसमें साफ साफ कहा है कि जब भी महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आएगी, उस वक्त हम किसी भी तरीके से यहाँ के लाउडस्पीकर को हटा देंगे, और वो उनका एक बड़ा मुद्दा था। इसीलिए इस बात को ट्वीट करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे घेरने का प्रयास किया है। किस तरीके से जो उनके पिताजी कहा करते, जो बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, आखिर वह क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार अब उनकी आ चुकी है, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों शरद पवार की सुनते हुए जा रहे हैं? तो यानी अभिषेक कहें तो बाला साहब के वीडियो के जरिए सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साधा है राज ठाकरे ने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साधा है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए आशीष, यह लड़ाई अब दोनों भाइयों के बीच होती जा रही है। क्योंकि देखिए, जब 1 मई को जब उन्होंने एक बड़ी रैली लिया था औरंगाबाद में, उन्होंने साफ साफ कहा था कि शरद पवार पे 20 मिनट भाषण दिया, शरद पवार पर उन्होंने बहुत बड़ा निशाना साधा था, हमले किए थे कई सारे। लेकिन लग रहा था शायद लड़ाई शरद पवार वर्सेज राज ठाकरे हो जाएगी, लेकिन लड़ाई अब यह साफ साफ दिखाई पड़ रही है उद्धव ठाकरे वर्सेज राज ठाकरे हो गई है। यानी दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो गई है, वर्चस्व लड़ाई हो गई कि हमारा हिंदुत्व किसका हिंदुत्व ज्यादा बड़ा हो चुका है। और कारण यही है कि शिवसेना के कार्यकर्ता हो, चाहे वो एमएनएस के कार्यकर्ता हो, हालांकि तमाम बड़े नेता जी, दोनों पार्टियां कैसे आक्रामक तरीके से काम करती हैं, ये हम सब ने देखा है और आज भी देख रहे हैं। नवनीत राणा केस पर भी, उनकी जमानत पर भी फैसला आने वाला है, वहां पर भी शिवसेना कार्यकर्ता कितने उग्र हो गए थे, ये हमने देखा। आपने कहा कि सीधे सीधे ये जो लड़ाई है राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे हो गई है, तो क्या आने वाले दिनों में, क्या आने वाले कुछ चंद घंटों में शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से भी हम कोई प्रतिक्रिया देख सकते हैं?
और देखिए अब तक तो शिवसेना के कोई अभी तक प्लानिंग नहीं बनाया है कि वह रोड पर उतरे, क्योंकि जिस तरीके देखिए जब नवनीत राणा वाले मामले में रोड पर उतर के कहते मुंह की खानी पड़ी है, भले ही नवनीत राणा और रविड़ा गिरफ्तार किया हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उनकी किरकिरी शिवसेना की बिल्कुल हुई है कि आखिरकार गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं थी हनुमान चालीसा वाले मामले में, जिन्होंने खुद अपना फैसला वापस ले लिया था। तो अब तक शिवसेना की कोई प्लानिंग नहीं बनी है, लेकिन राज ठाकरे की तरफ से मनसे कार्यकर्ता भले ही उनको जेल में डाला गया है या फिर उन्हें नोटिस दिया गया, बावजूद इसके मनसे कार्यकर्ता। अभिषेक, आपको कुछ पलों के लिए रोकेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम में चलते हैं रचना के पास। रचना, क्या है बड़ी खबर? आशीष, जैसे कि अंकुश ने बताया कि 15,000 कार्यकर्ताओं को नोटिस पहले ही दिया गया है, शांति बनाए रखनी है। इस बीच बड़ी खबर यह कि राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। सुबह से लगातार एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है पुलिस। इसमें महिलाएं भी है, इसमें पुरुष भी हैं, जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर जिद पर थे। और ऐसे में राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी 149 में नोटिस जारी किया है। सीआरपीसी 149 में बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है। अगर राज ठाकरे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है, और अल्टीमेटम खत्म हो चुका है जो कि राज ठाकरे की तरफ से दिया गया था। जी रचना, अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, रचना अभी जो खबर बता रही है कि राज ठाकरे की गिरफ्तारी मुमकिन है, लेकिन सवाल ये उठता है, जो सवाल शुभ्रा ने भी किया था, कि क्या आने वाले समय में मनसे के जो कार्यकर्ता हैं और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने हो सकते हैं अगर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होती है तो? बिल्कुल, देखिए अगर गिरफ्तारी होती है तो संभावना बिल्कुल यह है कि मनसे वर्सेस शिवसेना दिखाई पड़ेगा, या बिल्कुल लड़ाई आमने सामने की है, क्योंकि हिंदुत्व की लड़ाई हो चुकी है। इसीलिए देखिए, जब रवि राणा की तुलना करना चाहूंगा मैं, जब रवि राणा के और नवनीत राणा पर जब हुआ था उस वक्त शिवसेना ने ताकत दिखाने का प्रयास यही किया था कि वह हिंदुत्व उन्होंने छोड़ा नहीं है और हनुमान चालीसा से कोई परहेज नहीं है। लेकिन देखिए एक बात आपको अपडेट कर दूं, अभी राज ठाकरे गिरफ्तारी के बारे में सरकार ने कोई भी प्लानिंग नहीं की, यानी कोई सोचा नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, देखिए जो उनको एफआईआर हुई है वह हुई है एफआईआर औरंगाबाद में। औरंगाबाद की पुलिस आके मुंबई में गिरफ्तार करेगी, ना कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने वाली, को मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। धारा 149 के तहत नोटिस जरूर दिया गया है, क्योंकि राज ठाकरे का प्लानिंग की बात करूं, राज ठाकरे पूरे दिन अपने घर में रहने वाले हैं, कहीं उन्होंने जाने का प्लान नहीं किया। आपने औरंगाबाद का जिक्र किया, औरंगाबाद में जो राज ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है वो 153A के तहत शिकायत दर्ज हुई है, यानी दो समुदायों के बीच में द्वेष फैलाने को लेकर। इसमें गिरफ्तारी मुमकिन है, आपके सूत्र क्या कहते हैं, क्या गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल सही कहा, देखिए गिरफ्तारी बिल्कुल हो सकती है, और जिसकी जो जमानत होती है वो कोर्ट से होती है, ना कि पुलिस स्टेशन से होती है। तो बिल्कुल गिरफ्तारी, जो गैर जमानती जो है वह बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन देखिए इसलिए बताया कि अब तक महाराष्ट्र सरकार देखते के कदम रख रही है, क्योंकि उन्हें पता है गिरफ्तार करने का मतलब है कि और कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए सोच समझ के फैसला लिया जाए। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। इस खबर को ब्रेक भी कर सकते हैं पूरी खबर पर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आइए हम जल्दी से अपने पैनल का रुख कर लेते हैं। हरिहर रघुवंशी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शुरुआत में आपसे ही हरिहर जी करना चाहती हूँ, और उसके बाद सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे सवाल तो यही है सीधा सीधा कि आप ये क्या करवा रहे हैं महाराष्ट्र में? संजय राउत ने तो कह दिया कि ये जो पॉलिटिक्स है राज ठाकरे की, उसकी तुलना ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से कर लीजिए। दोनों बीजेपी की बी टीम है, यानी कि चेहरा दिख रहा है राज ठाकरे का, लेकिन अंदर खाने आप हैं जो बवाल करवा रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो बाला साहब ठाकरे की नीतियों से पूरी तरह से अलग हट गई है। वो सरकार चलाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठी हुई है। वहां से संचालन होता 10 जनपद से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राज्य में उनकी सरकार है, कानून व्यवस्था उनको बनाना। हरिहर जी सीधा जवाब दीजिए, क्या आप राज ठाकरे के बयान से आप लोग सहमत हैं? क्या बीजेपी राज ठाकरे जी के साथ खड़ी है? सीधा जवाब दीजिए। कोई कुछ बोलता है, आज वहां पे कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। उनके लिए अगर गुणगान करो तो ठीक है, अगर लोकतंत्र में बोलने पे पाबंदी है तो महाराष्ट्र में है, और यही नहीं जहां पे भी कांग्रेस की सरकार थोड़ी बहुत जगहों पे। हरिहर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? स्थिति है, आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में भी वही स्थिति है, चाहे ईद का मामला हो, चाहे हनुमान जयंती का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वहाँ पे हर 10 दिन में एक दंगे हो जाते हैं, दंगा कराने, अराजकता फैलाने का कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी। ठीक है हरिहर जी, हम मुदित अग्रवाल जी के पास चलेंगे। हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस से हैं।
मुदित जी, आप लोग सरकार में हैं। अगर हमने यूपी में देखा कि यूपी में किस तरह 2005 सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया गया, 53,942 जो स्पीकर थे, लाउड स्पीकर थे, धार्मिक स्थलों से हटाए गए, 60,295 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई। क्या ऐसा मुंबई में नहीं हो सकता? क्या ऐसा महाराष्ट्र में नहीं हो सकता? देखिए, समझने की जरूरत है इस समय हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। पहले मैं हमेशा कहता हूं, पहली चीज, जिस राज्य में रेड हो रही हो ऑपोजिशन पे, पता चलना चाहिए कि वहां पे चुनाव आने वाले हैं, और जिन राज्यों में दंगा शुरू हो जाए पता चलना चाहिए वहां पे भी चुनाव आने वाले हैं। जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ। आजकल ये राज्य बड़े फोकस में है क्योंकि इनमें अगले 1 साल के अंदर अंदर चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पे ये चीजें होंगी। अब बीजेपी, मुदित जी, मैं दंगे पे नहीं जा रहा हूं, मैं रेड पे नहीं जा रहा हूं। बड़ा सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछा है कि अगर यूपी में लाउड स्पीकर हटाए जा सकते हैं, आवाज कम की जा सकती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? 2 मिनट सुन लीजिए ना आप। जी जी, बोलिए बोलिए मुदित जी, बोलिए आप। शांति रखिए जरा, जी शांति रखिए। अब आ जाए महाराष्ट्र की बात। अब राज ठाकरे जी को लगा जो बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में करवा रही है, क्यों ना मैं ये मुंबई में भी शुरू कर दूं, क्योंकि जब मुंबई में चुनाव आएंगे 2 साल बाद, जब लोकसभा के बाद आएंगे, देखिए वहां उनकी जमीन खो चुके हैं, वो तो अपनी जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जमीन तो आपकी भी खिसकती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों के परिप्रेक्ष्य में सवाल आपसे बनता है कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई करने में क्या कोई राजनीतिक डर सताता है? आप लोगों को इसलिए नहीं करते, और फिर ऐसी स्थिति बनती है तो आप उसे चुनाव से जोड़ देते हैं। सुन लीजिए ना, तो मैंने आपसे पूछा राजस्थान में क्यों हो रहा है? इनकी तो पूरे देश में जमीन खिसक चुकी है, पूरे देश में इनकी कोई जमीन नहीं रह गई है। इनकी कागजारियों की वजह से एक एक करके बोलिए। अभी मुदित जी को बोलने दीजिए। मुदित जी, आप अपनी बात को रखिए। देखते नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता को बोले जरा चुप रहेंगे, जरा तमीज सीखेंगे, नहीं तो अमित शाह जी से जाके सीख लें तमीज। जरा कम बोलिए, बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ आपको। मुदित जी, आराम से। मुझे लगता है कि इस तरह शब्दों का प्रयोग आप ना करिए, आप अपनी बात को रखिए। आपके बीच में मत बोलिए, आपके बीच में बोला था। मुदित जी, बहस को डाइवर्ट नहीं करिए, आप अपनी बात को रखिए। हरिहर जी, 1 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए आप रुकिए। मुदित जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। बीजेपी ओवैसी और राज ठाकरे जैसे लोगों का इस्तेमाल करती है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, राज ठाकरे हो चाहे ओवैसी हो। मुदित जी, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़ा सीधा सा मैंने सवाल आपसे पूछा है, उसका जवाब तो दे दीजिए। क्या यूपी में अगर लाउड स्पीकर हटाए जा सकते हैं, आवाज कम की जा सकती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? एक बड़ा सीधा सा सवाल है, उसका जवाब आप दे दीजिए। आप दिक्कत क्या है, कोई भी चीज अगर बीजेपी के विरोध में होती है, एंकर्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो वो बीजेपी के प्रवक्ता। यहाँ पर कोई बीजेपी का प्रवक्ता आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। 2 मिनट के उसमें सवाल से आप डाइवर्ट, सवाल से आप भाग नहीं सकते। बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दे दीजिए ना। अगर आप सवाल से डाइवर्ट करते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे, आपको बुरा लगेगा, भला लगेगा। साहब, एक सेकंड, दानिश कुरैशी साहब से, दानिश कुरैशी साहब का सवाल है। दानिश कुरैशी साहब, 1 सेकंड सर, मुदित सर 1 सेकंड, मुदित जी 1 सेकंड। दानिश कुरैशी साहब, आपसे फिर से एक बार वही सवाल है जो बात संजय राउत कह रहे थे, और उसी संदर्भ में मैंने सवाल पूछा था। आप किसी को तो एक सेकंड मुदित जी, इतना मत खिसियाइए। एक सेकंड, आ रहे हैं आपके पास फिर से एक बार, आ रहे हैं फिर से एक बार। दानिश कुरैशी से एक बार सवाल कर लेने दीजिए। जो सवाल राज ठाकरे से पूछा जा रहा है, एमएनएस से पूछा जा रहा है, वही सवाल आपकी पार्टी से पूछा जा रहा है। दानिश कुरैशी जी, क्या आप लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स की तुलना सीधे सीधे राज ठाकरे की पॉलिटिक्स से की जा रही है। दानिश कुरैशी जी, देखिए, मैं तो एक ही बात पूछूंगा मुदित अग्रवाल जी से कि महाराष्ट्र में पूछिए, लेकिन जवाब भी देने दीजिए ना। सवाल पूछने का अच्छा, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। जब मैं बोल रहा था बीजेपी के कांग्रेस पार्टी में इतना धैर्य होना चाहिए कि बाकी पर आपको हमने बोलने का मौका दिया, आपने बात घुमाने में ही टाइम सारा वेस्ट कर दिया। जवाब सुनने की क्षमता, बात को यहाँ बात घुमाने में अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया आपने। अब आप एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं, बाकी प्रवक्ताओं का टाइम भी आपको कैसे दे दिया जाएगा? रुक जाइए 1 सेकंड। जब मैं बोल रहा था आप बीच में टोके जा रहे थे, तो मैं दानिश कुरैशी जी 1 सेकंड। दानिश कुरैशी जी, क्या आपकी पॉलिटिक्स और राज ठाकरे साहब की पॉलिटिक्स एक तरह की है? क्या दोनों बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं? जो बात संजय राउत कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात तो संजय राउत जी और मुदित अग्रवाल जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस सेक्युलर हो गया, शिवसेना सेक्युलर हो गई उन लोगों के लिए। दूसरे नंबर की बात रह गई बात बी टीम की और सी टीम की, तो इस देश में सुनिए। दानिश जी, आप कुछ पलों के लिए रुक जाइए। मुदित जी, आप अपनी बात को कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड में आपको देता हूं, आप कहिए, अपनी बात को रखिए। सभी लोग शांत रहिए, बोलिए मुदित जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिए।
कि ये नहीं है मैं 2 मिनट बोलूंगा। जी जी, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप कहना चाहते हैं ना, बोलिए, बोलिए। देखिए बड़ी हिम्मत है, एंकर साहब की हिम्मत नहीं हुई, बीजेपी प्रवक्ता जब बोल रहे थे बीच में टोक गए। आपने शायद सवाल को नहीं सुना मुदीत जी, आप फिर बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो आपसे सवाल पूछा गया है उसका जवाब नहीं देना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रवक्ता के पास। अगर आपसे ज्ञान सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर मुदीत जी, आपसे ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठे ना। बीजेपी के दानिश कुरैशी साहब के पास चल रहे हैं। एक सेकंड आप दीजिए। अच्छा, राजस्थान की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। वहां पर भी जो हिंसा की स्थिति पैदा हुई अलग अलग इलाकों में, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है। राजस्थान में एक संवाददाता हमारे बसंत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। बसंत, इस समय क्या स्थिति है? और कल इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा ये कहा कि ये ऑपोजिशन की चाल है, यानी बीजेपी पर उन्होंने इस पूरे मामले का ठिकरा फोड़ दिया। देखिए, हालांकि इस पूरे मामले के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जब जब जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, हिंदू और मुस्लिम करके कहीं ना कहीं बीजेपी दंगा भड़काने का काम करती है और जोधपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पल पल की जुटाने में लगे हैं। एक टीम को वहां भेजा गया है, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव वहां पहुंचे हुए हैं, जोधपुर प्रभारी जो है सुभाष गर्ग वहां पहुंचे हुए हैं, एसीएस होम अभय कुमार और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह गुमरिया वहां पहुंचे हुए हैं। और इस पूरे मामले में अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि कल जिस तरह हिंसक घटना हुई थी उसमें एक डीसीपी और 3 पुलिस वाले घायल हो गए थे और जो सीसीटीवी कैमरे जो फुटेज सामने आई है उसको खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा है और मुख्यमंत्री ने कहा है जिन लोगों ने हिंसा की है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस के आला अधिकारी पल पल की जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगे हैं, क्योंकि कल जिस तरह हिंसा की वारदात देखने को मिली थी, जो एक समुदाय की ओर से घरों के अंदर पत्थर बरसाए गए थे, गाड़ियों को तोड़ा गया था, 40 से अधिक गाड़ियों को तोड़ा गया और मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। एक बच्चे के जो है पैर तोड़ दिए लगातार कल से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जोधपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा की स्थिति पैदा हुई, कई गिरफ्तारियां हुई हैं हिंसा के मामले में। ललित, वहां पर क्या स्थिति है अभी? ललित को शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जयपुर से हमारे सहयोगी जो बने हुए थे उन्होंने हमें बताया कि अभी तक इस मामले में 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पल पल की जो घटना है उस पर नजर बनाए हुए हैं। और आगे सीधे रचना के पास आपको लिए चलते हैं। रचना के पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मुंबई से आ रही है। रचना, क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज? आशीष, शिवराज, सुबह से हम नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब शिवसेना ने कह दिया है सीधे सीधे अपने चेतावनी भरे अंदाज में कि अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, फिर कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानते हैं, उसी पर चल रहे हैं और ये जवाब है राज ठाकरे के ट्वीट का और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी अगर कानून में हाथ में लेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। शिवसेना ने अपने अंदाज में जवाब दे दिया है। एग्रेशन के लिए शिवसेना भी जानी जाती है, राज ठाकरे भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। ऐसे में औरंगाबाद में दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है, मुश्किलें राज ठाकरे की बढ़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद एमएनएस कार्यकर्ताओं के जरिए जिस तरीके से सुबह अजान के वक्त हनुमान चालीसा किया गया है और कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, अब ये जंग दूर तक जाएगी ठाकरे वर्सेस ठाकरे में। अब शिवसेना ने राज ठाकरे के ट्वीट का जवाब इस अंदाज में दिया है कि हाँ, हम सत्ता में हैं और अगर कानून के साथ खिलवाड़ हुआ तो फिर सख्ती से पेश भी आएंगे, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर से एक बार अपने पैनल का हम रुख कर लेते हैं। रचना, आप रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन दानिश कुरैशी जी, आपसे सवाल था, आप जवाब देना चाहते थे और सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार आपकी जो राजनीति है और राज ठाकरे की राजनीति है उसकी तुलना की जा रही है? संजय राउत के बयान पर क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश में कुछ पक्ष की कट्टरवादी मानसिकता रखने वाले लोगों की सियासत जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा भला कहने से ही चलती है। रह गई बात कंपैरिजन की, तो राज ठाकरे का कोई कंपैरिजन ही नहीं है ओवैसी साहब के साथ। तीसरे नंबर की बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र में सरकार बने हुए इतना वक्त हो गया, अचानक बाल ठाकरे जी ने जो आकर राज ठाकरे जी के आके सपने में कह दिया कि मुझे लाउड स्पीकर उतरवाना, ये समझ से परे है।
आप बताइए, चुनाव तो वहां कब से हो चुके हैं, सरकार वहां कब से बन चुकी है। एक कितनी बार राज ठाकरे जी ने इस तरीके के आंदोलन किए। दूसरे नंबर पर मैं एक बात कहूंगा, आलोक मेहता जी शुरुआत में कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसको लागू कराना। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अच्छी बात है, यही बात तो मैं मोदी जी से भी कह रहा हूँ कि 2005 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लागू कराना चाहिए। लीजिए आसिफ जी, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर लागू कराना किसी भी राज्य सरकार की, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऑर्डर में जाए तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के इंप्लीमेंट कराने के लिए एमएनएस के पास कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सवाल एमएनएस से हो ही नहीं रहा है, सवाल तो सरकार से हो रहा है। एमएनएस तो पावर में है नहीं ना, एमएनएस पावर में थोड़ी ना है कि उससे हम सवाल करेंगे। सवाल तो सरकार से करेंगे। उदाहरण हम यूपी का देंगे, क्योंकि यूपी में लाउड स्पीकर हटाए गए, यूपी में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई, तो बात हम यूपी की करेंगे ना। उदाहरण तो हम यूपी के देंगे। अगर महाराष्ट्र में हटा लिए जाते तो हम उदाहरण महाराष्ट्र का देंगे। लागू होने चाहिए, लेकिन उसका काम राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारों पर तरीके से दबाव बनाया जाएगा, गैर कानूनी तरीके से नहीं बनाया जाएगा। मैं शिवसेना का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आलोक सर कुछ कहना चाहते हैं। आलोक सर, देश को विभाजित करने की, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि समूचे देश में जो है सियासी पार्टी, दानी जी एक मिनट, आलोक सर कुछ कहना चाहते हैं वाले लोग कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों के हाथ तो नहीं बिके हुए, ये क्वेश्चन मार्क है मेरा। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत है। हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकारें लागू करें। अब उसके लिए तरीके गलत अपनाए जाए तो उनको जेल भेजने की घोषणा तो है ही। अदालत तुरंत जेल भेजेगी यदि जो अराजकता पैदा तो उसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? मेहता साहब ये बताइए। नहीं, जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है दानी जी, ये गलत फहमी है आपको। जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर बैठ के। कौन साथ दे रहा था? ठीक है, एक बार मित्रेश चतुर्वेदी जी का हम रुख कर लेते हैं। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्रेश चतुर्वेदी जी, आपको इस बात का जवाब देना चाहिए, लाउड स्पीकर हटे, हर धार्मिक स्थल से हटे, इस बात से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन जिस गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल हो रहा है उस पर सवाल है। और अगर सवाल खड़ा होता है तो फिर इसमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्या आप विरोध करते हैं उन तस्वीरों का जो जोधपुर से भी सामने आई और लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, जहां से जबरन बल प्रयोग करके लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं? दरअसल पता है क्या है, सरकारें कर क्या रही हैं, हो क्या रहा है, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, ये सब बलबे लोग, सरकार के प्रवक्ता कहते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये अपोजिशन कर रहा है। भाई आप क्यों नहीं समझते हो इस बात को कि जब किसी चीज से अगर पूरे समाज को परेशानी है, लाउड स्पीकर हटाने की बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, पब्लिक मांग कर रही है, आप क्यों नहीं हटा देते हो? आप सिर्फ एक वर्ग के वोट साधने के लिए और सबको परेशान कर रहे हो, उसके बाद फिर कोई आंदोलन करेगा उसको दोषी साबित करोगे। क्यों आपको राज ठाकरे को जेल भेजना पड़ेगा? क्यों आपको नवनीत राणा को जेल भेजना पड़ेगा? आपको किसी को जेल नहीं भेजना पड़ेगा। अगर आप मित्रेश जी, तो पहल आप ही क्यों नहीं कर देते हैं? सामने वाले पर नैतिक दबाव भी आ जाएगा, पहल आप ही कर दीजिए। एक गलत सामने वाले पर नैतिक दबाव भी आएगा, पहल आप तो करिए। काम करने पड़ रहे हैं, ये समस्या है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिर्फ एक वोट बैंक को साधने के लिए। मित्रेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तैयार है चतुर्वेदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बस यही कह रहा हूं कि पहल आप ही कर दीजिए ना। सामने वाले पर एक दबाव पड़ जाएगा, नैतिक दबाव पड़ जाएगा, उसको भी अपने लाउड स्पीकर हटाने पड़ जाएंगे। पहल हुई है, अरे बिल्कुल पहल हुई है। ये बताइए, यूपी के अंदर मंदिरों से, मैं समझ रहा हूं सारे मंदिरों से अपने आप लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। खुद आकर हम सब लोगों ने आगे और कहा कि भाई लाउड स्पीकर अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं होने चाहिए धर्म स्थल पे ज्यादा आवाज में। ठीक है, इस सवाल का जवाब मोदी जी आपको देना चाहिए। मोदी जी, इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी इस तरह के किसी भी, अच्छा मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर जानने के लिए हम सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। रचना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, ओवर टू यू। शुभ्रा, लगातार जोधपुर से जुड़ी बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी संग्राम है वो भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन इस बीच थोड़ा अलग हट के खबर आई है। चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी की तस्वीर अब वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि जो राहुल गांधी के साथ शख्स दिख रही है वो है हो यांकी, जो कि नेपाल में एंटी इंडिया कैंपेन चलाती हुई नजर आई थी, जो कि शी जिनपिंग की करीबी बताई जाती है। यही वीडियो जो कि तस्वीर में इस वक्त चल रहा है, चीनी राजदूत के साथ राहुल गांधी का ये वीडियो, जिसको लेकर बीजेपी अब सवाल पूछ रही है और कह रही है कि कांग्रेस इस गठजोड़ के बारे में बताए, इस बॉन्डिंग और इस अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताए। राहुल गांधी एक पब में है, कल भी इंडिया न्यूज ने तस्वीरें दिखाई थी, नेपाल में एक शादी। रचना, हमारे साथ मुदित जी भी है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कांग्रेस का रिएक्शन इस पर क्या है। मुदित जी,
जो तस्वीर इस समय वायरल हो रही है उस पर जरा अपनी बात को रख दीजिए आप। बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं एंकर साहिबा जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे पूछता हूँ, क्या वो कभी अपने दोस्त की शादियों में गए या नहीं गए हैं, या शादी में भी जाना, अपने दोस्त या रिश्तेदारों की शादी में जाने में भी कोई पाबंदी है आज हिंदुस्तान में? देखिए मुझे तो याद है मोदी जी गए थे। हाँ, बड़ी खबर आपने चलाई, वो आपने सुनी? वो महिला कौन है उसके बारे में आपने सुना सर? आ रही है आपको क्योंकि मैं कुछ कहने वाला हूँ जो आप नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया, आप बोलिए सर, आप बोलिए। पार्टी में किसी को शिरकत करने, किसी दोस्त की शादी में शामिल होने से किसी को आपत्ति नहीं है। सवाल यहाँ पर दूसरा है, इसलिए जो सवाल है उस पर आप रहिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। मुदित जी, तमीज से बात करना सीखिए। यही समस्या है कांग्रेस की। मैं आपको भी कह सकती हूँ कि जरा तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए, और अगर आप आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए ना। साहब, हम लाख पार्टियां करते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है उस बात पर, किसी की शादी में शिरकत होने पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। जवाब आप उस बात का दीजिए, उस महिला की पहचान पर बात हो रही है ना सर यहाँ पर। वहाँ पे बड़ी अजीब से लोग हैं आप यार, कैसे साहब आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा। अपने गिरेबान सर में इसका यूट्यूब लिंक मैं आपको दे दूंगा, जरूर आप देखिएगा कि किस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको इसका यूट्यूब लिंक दूंगा, आप जरूर देखिएगा। उसको जरा सुना भी कीजिए सर, जो कान में आवाज भी जाती है, जो आप बोल रहे हैं ना, वो खुद भी जरा सुना कीजिए। आपने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आप लोग शादी में नहीं जाते, क्या आप लोग पार्टी में नहीं जाते। साहब इस बात पर सवाल ही नहीं है, सवाल उस महिला की पहचान पर पूछा गया है। सवाल मोदी जी आपसे ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया गया? सीधा सा सवाल पूछा गया था कि वो महिला कौन है। उसमें इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत आन पड़ी? आखिर क्यों इतने बौखला रहे हैं साहब? क्या छुपा रहे हैं जो इतना बौखलाहट आपको सामने आ रही है? क्या छुपा रहे हैं? मुझे लगता है आप हमें ना ऐसे बुलाते हैं। क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हैं साहब? क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हैं? क्या पार्टी की हालत ऐसी हो जाने का गम है? क्या जमीन खिसकने का गम है? सर सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। ये जो वीडियो चल रहा है, जो महिला है, उनकी जो पहचान है, चीनी कनेक्शन है, उसमें सवाल हो रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए मोदी जी, बताइए इनकी पहचान क्या है? बताइए, हम सुन रहे हैं, बताइए। की बात सुनने हम नहीं बैठे हैं, बोलिए। किसने बनाया आपको एंकर? बोलिए सर, आपको प्रवक्ता अरे साहब, निजी टिप्पणी करने के लिए अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो फिर तो आप सोच लीजिए फिर कि आप अपने काम को किस तरीके से निभा रहे हैं। मोदी जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, फिर आप ये कहेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब मैं कह रहा हूं कि आप बोलिए तो आप अपनी बात को रखिए। तो हमारे पास आगे बढ़ने का भी ऑप्शन है सर, और प्रवक्ताओं की बात जाने का ऑप्शन है, सुनेंगे। नाराज होने के भी तरीके हैं, जिस तरीके से आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुनासिब तरीका नहीं है। सबको पता है आप चैनल पर एक पार्टी की बात करने के लिए आए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, दोबारा मोदी जी हो तो मुझे मत बुलाइए, मेहरबानी कर। आपकी बात को ये जो वीडियो चल रहा है, एक सेकंड मुदित जी, बड़ा शांति से, बिना कोई निजी टिप्पणी किए हुए, बिना कोई, देखिए बहुत सारी बातें मुझे वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। एक सेकंड, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। कई सारी बातें आप लोगों ने आपत्तिजनक बोली है जो मुझे और आशीष जी को सुनाई नहीं पड़ी है, लेकिन निजी टिप्पणी करने से आप लोग बचिए, जरा निजी टिप्पणी करने से बचिए। ये जो सवाल है वो उस महिला की पहचान से, चीनी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। किसी के कहीं शादी समारोह में जाने, शिरकत करने, पार्टी करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मामले को घुमाइए मत। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है जब आप मामले को घुमाते हैं। आलोक जी का हम सीधे रुक कर लेते हैं, आलोक जी का हम सीधे रुक कर लेते हैं। फिर से एक बार अपने मुद्दे पर आते, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता सर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए होता हमारे पास। आलोक जी, जो महाराष्ट्र में मसला चल रहा है, जिस तरीके से बाला साहिब का जिक्र कर रहे हैं तमाम लोग, तमाम पार्टियां बाला साहिब का जिक्र कर रही हैं, आप कैसे इस पूरे मामले को आगे अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं, और महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा इसका, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? सबसे पहले तो महाराष्ट्र नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसका बहुत बड़े, मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव है, हम बहुत सारी समय, पूरा आधा घंटा इसी में बर्बाद हो गया। मेरा ख्याल है कि होना ही चाहिए कि अलग से ही अपना एंकर के लिए उनको ऑफर कर देना चाहिए कि अपने मुद्दे आए और 1 घंटा उनको दे दे। जितने सवाल वो बीबीसी पूछना चाहते हैं बीजेपी से वो पूछ सकते हैं, लेकिन गुस्सा ना हो। बेहतर है नेशनल हेराल्ड में ही कुछ न कुछ 2 लाइन तो नेशनल हेराल्ड में आती नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी का बनाया हुआ अखबार है वो करता नहीं है, दूसरे चैनल के लिए बात करते हैं। शायद मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे उस परिवार का ये चैनल है जहां पर इस परिवार की कोई ऐसी बात नहीं है।
सवाल ये है, इसलिए ये बातें करके व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए। सवाल ये है कि किस तरह से महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो अराजकता हो रही है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, शिवसेना जिम्मेदार है। जो गलत गठबंधन किया, जिस बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, शिवसेना ने घोषित किया था कि हमने गिराई, बीजेपी कहती है हमने गिराई। इसलिए किस गठबंधन के साथ है? इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति और तेज होगी। पहले चुनाव की बात है, जितना अधिक समय बढ़ता जाएगा महाराष्ट्र के लोगों का नुकसान हो रहा है। मंत्री कुछ जेल गए हैं, कुछ और जेल चले जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोग देश के लिए, समाज के लिए जो पार्टियां हैं और मीडिया का भी जिम्मेदारी है, ये बार बार व्यक्तिगत हम किसी से दुश्मनी करने के लिए कोई कही नहीं है। सवाल ये है कि जो अपना फोरम मिला हुआ है उसका उपयोग तो करते नहीं। राहुल गांधी वहां डांस कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पर आपत्ति है कि वो अपने अखबार जो उनका चला हुआ 100 करोड़ रुपया लिया, जो जेल पे केस जिसका चल रहा है, जमानत पर है, उसमें तो वो 10 लाइन इस तरह की कुछ छाप नहीं सकते। चीन के बारे में वो कितना छापते हैं, मैं रोज देखता हूँ। इसलिए ये सब बातें न किया जाए। राहुल गांधी पार्टी को बर्बाद किए, प्रशांत किशोर ने 10 दिन लगाए, उसको 10 महीने लगाए, और उसके बाद क्या हुआ? वही नतीजा मणिशंका अय्यर का लेख पढ़ लीजिए। पार्टी बर्बादी की तरफ है। जब कोई पैदा नहीं हुए थे कांग्रेसी, तब मणिशंकर अय्यर गांधी, इंदिरा गांधी के साथ थे। इसलिए ये सब सबक यहाँ मत सिखाएं। मेरा मानना है कि सबको सद्भावना के लिए करें। अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनके ऊपर तलवार लटका रखी है कि आपको 15 दिन बाद हटा देंगे। चिंतन क्या करना है? आप मुख्यमंत्री को हटाने को तैयार हैं, उसको डराते हैं, उसके सिर पे तलवार लटकाते हैं, उसके बाद कहां से बचेगा? ठीक है, एक बार जल्दी से मुंबई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, वहां पर अभी क्या हालात है? महाराष्ट्र पुलिस की ओर से क्या इंतजाम है? क्या कोई अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से तमाम जो मस्जिद है, खासतौर से मैं एक मस्जिद के सामने ही खड़ा हूं, इस तस्वीर आपको दिखाते चलूं। मस्जिद मुंबई की सांताक्रूज की मस्जिद है। देखिए यहाँ पर पुलिस के साथ संबंध यहाँ व्यवस्था किए गए हैं, कहीं पर भी कोई अशांति ना निर्माण हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यह मस्जिद अपने आप में बहुत बड़ी मस्जिद है। मस्जिद ये यहाँ पर कब्रिस्तान भी मस्जिद है। पुलिस के भारी भरकम व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है चौतरफा, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और इस बीच देखिए 11 बजे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसमें तमाम चीजों पे वह और डिटेल बताएंगे, यानी क्या अपडेट होगा। देखिए अब तक 15,000 मनसे के कार्यकर्ताओं को प्रिवेंशन के तहत नोटिस दिया गया है, तमाम लोग गिरफ्तार किया गया ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर मनसे का बहुत गढ़ है मुंबई में, उन तमाम जगहों पर, यानी मुंबई के 5 ऐसे जो जोन है, माटुंगा की बात, दादर की बात करें, धारावी की बात कर ले, उन तमाम जगहों पर पुलिस भारी संख्या में तैनात है, कोई गड़बड़ी ना कर सके। जी का जवाब दीजिएगा। 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर क्या कहने जा रहे हैं? देखिए 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, जो होम मिनिस्टर के दिलीप वळसे पाटिल की, उसमें देखिए तमाम चीजों पर वह बात करेंगे कि आखिरकार कैसे एक्शन नहीं हो पा रहा है। राज ठाकरे जिस तरीके से खुलेआम तौर पर लगातार वो लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं कि कैसे उन्हें इस पूरे मामले पर आगे बढ़ना है। बाला ठाकरे का ट्वीट की बात करें तो जाहिर सी बात है, अब हो सकता है शायद वो यह बयान दें या आगे बात आ सकती है कि गिरफ्तारी की बात आ सकती है। क्या जो राज ठाकरे की गिरफ्तारी की बात आ रही है, क्या सरकार गिरफ्तार करने को तैयार है? राज ठाकरे क्या तमाम बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के भी आपके पास वापस लौटेंगे मुंबई के अलग अलग इलाकों से, और राजस्थान से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तमाम